हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और हम ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। सीए इंटर टैक्सेशन की क्लास है जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में अभी तक हमने क्या देखा है बेटा, आइए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं जो जो हमने कैपिटल गेन में देखा। कैपिटल गेन का आपका चार्जिंग सेक्शन था, सेक्शन 45 में क्या बोलता था। 45 को हमने एनालिसिस किया था तो वहां पे कंडीशंस कुछ निकली थी। क्या थी आपकी कंडीशन? देयर मस्ट बी ए कैपिटल एसेट्स, द कैपिटल एसेट्स मस्ट बी ट्रांसफर, एंड ट्रांसफर से क्या होना चाहिए, आपका गेन होना चाहिए। और ये एग्जम्पशंस इसमें नहीं मिलने चाहिए, यानी एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है। अच्छा, उसके बाद में वन बाय वन सारी कंडीशन पढ़ी थी हमने। सबसे पहले देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट्स, सेक्शन 214 हमने पढ़ा था कैपिटल गेन का, सॉरी कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन के बारे में। सारी एसेट्स को कैपिटल एसेट्स में इंक्लूड किया गया था सब, लेकिन कुछ एसेट्स को एक्सक्लूड किया गया था, जिसमें पहला था आपका क्या, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता। समझ में आ रही है बात? ओके। दूसरा पॉइंट क्या था आपका, पर्सनल मूवेबल एसेट्स। दूसरा पॉइंट क्या था आपका, पर्सनल मूवेबल एसेट्स। यदि कोई पर्सनल मूवेबल एसेट्स है, यदि कोई पर्सनल मूवेबल एसेट्स है तो उसको किसी भी तरह से कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता। लेकिन इसमें एक था आपका JADP सा, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी अदर आर्ट वर्क। और अच्छा, इसमें एक और चीज मैंने इंक्लूड किया था, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर्स एंड यानी सिक्योरिटीज, पेपर एसेट्स। यदि आपकी ये इस तरह की एसेट्स है, यानी ज्वेलरी है, चाहे आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है और एनी अदर आर्ट वर्क है, या शेयर डिबेंचर्स है, तो ये भले ही पर्सनल है लेकिन फिर भी इनको क्या माना जाता है, इनको क्या माना जाता है, कैपिटल एसेट्स माना जाता है। ज्वेलरी के अंदर आपको ध्यान रखना था कि यदि कोई खाने पीने का बर्तन है, सोने चांदी का खाने पीने का बर्तन है, तो टू सम एक्सटेंट जितना हमें यूज में आता है खाने पीने के लिए, वहां तक के बर्तन को ज्वेलरी में इंक्लूड नहीं करते हैं, बाकी सबको ज्वेलरी में इंक्लूड किया जाता है। चलिए, ये बात हमने देखा था। उसके बाद में हमने नेक्स्ट देखा था, क्या देखा था, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अगर वो आपका रूरल एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में है बेटा, तो इंडिया में अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको भी हम क्या नहीं मानते हैं, कैपिटल एसेट्स नहीं मानते हैं। और रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है ये हमने देखा था। इसका कुछ नेगेटिव कंडीशंस हमने देखा था कि अगर 10,000 किलोमीटर तक का एरिया, सॉरी, यदि कोई एरिया ऐसा है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 तक ही है, तो वो सारा उस एरिया के अंदर अगर कोई भी आपका एग्रीकल्चर लैंड है तो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहलाया जाएगा। लेकिन यदि कोई एरिया ऐसा है बेटा जिसका पॉपुलेशन क्या है आपका 10,000 से ज्यादा है लेकिन 1,00,000 तक है, तो उसके अंदर यदि कोई एरिया आ रहा है तो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं कहलाया जाएगा। अरे उसके अंदर तो छोड़ो, उसके बाहर के 2 किलोमीटर के दायरे में भी यदि कोई एरिया है तो वो भी रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं कहलाया जाएगा। यानी अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन 1,00,000 तक है, तो 10,000 से ज्यादा लेकिन 1,00,000 तक, तो उस एरिया के अंदर साथ ही साथ में उस एरिया की बाउंड्री के अगले 2 किलोमीटर तक आपका जो भी एरिया है वह एक तरह से अर्बन एरिया ही माना जा रहा है, और उसके अंदर जो भी लैंड है वो सारी की सारी अर्बन लैंड ही मानी जा रही है। उसके बाद की लैंड को हम क्या मान रहे हैं, दैट इज उसके बाहर की लैंड को हम क्या मान रहे हैं, दैट इज रूरल लैंड मान रहे हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन 1,00,000 से ज्यादा है लेकिन 10,00,000 तक है, 1,00,000 से ज्यादा है लेकिन 10,00,000 तक है, नॉट एक्सीडिंग 10 लाख, तो यानी वह एरिया पूरा अर्बन एरिया में आएगा। अरे वह एरिया तो छोड़ो, उस एरिया की जहां से बाउंड्री है, बाउंड्री से बाहर का 6 किलोमीटर, जैसे ये बाउंड्री है, बाउंड्री से बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया भी, बाउंड्री से बाहर का 6 किलोमीटर एरिया भी किस में आता है, अर्बन एरिया में आता है। उसके बाद का जो एरिया शुरू होता है दैट इज कॉल्ड द रूरल एरिया। अच्छा, अगर पॉपुलेशन 10,00,000 से ज्यादा है तो वह पूरा एरिया आपका अर्बन एरिया में आएगा। अरे वो एरिया तो छोड़ो, उसकी बाउंड्री जहां पे फिनिश होती है उसके अगले 8 किलोमीटर तक का एरिया भी अर्बन एरिया कहलाता है, और उसके बाद का एरिया बेटा क्या कहलाता है, रूरल एरिया कहलाता है। होप यू अंडरस्टूड। और चौथा पॉइंट था आपका गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में जो आपने गोल्ड डिपॉजिट करवाया है,
तो उसके लिए उसके अगेंस्ट में आपका जो बॉन्ड मिला है, तो ये सारी चीजें, यह बॉन्ड भी क्या होता है, कैपिटल एसेट्स नहीं है, यह बॉन्ड भी कैपिटल एसेट्स नहीं है। ये हमने यहां तक हमने देख लिया था, यहां तक क्या इसका आगे भी हमने देख लिया था। तो every asset is a capital assets excluding four assets. Every asset is a capital assets excluding four assets. Stock in trade, उसके बाद में पर्सनल मूवेबल एसेट्स, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया एंड आपका गोल्ड बॉन्ड। ये चार एसेट ऐसी एसेट थी आपकी जो कि हम किस में इंक्लूड नहीं करते थे, कैपिटल एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते थे, सेक्शन 214 में उसको इंक्लूड नहीं करते थे। चलिए आइए आगे बात करें। उसके बाद में क्या था आपका, हमने उस एसेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म यह डिसाइड होता है होल्डिंग पीरियड से, यह डिसाइड होता है होल्डिंग पीरियड से। यानी आपने जब एसेट्स ट्रांसफर किया तो उससे पहले उसको, उस एसेट्स को ट्रांसफर करने से पहले आपने उसको कितने टाइम तक अपने पास में होल्ड रखा। इसके लिए हमने तीन ब्लॉक बनाए थे 12 मंथ, 24 मंथ, 26 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। 12 मंथ में क्या था आपका, 12 मंथ में क्या था भैया, आप मुझे बताओ। लता यू आर माय इक्विटी जान, लता यू आर माय इक्विटी जान। लता का मतलब क्या था आपका, लिस्टेड सिक्योरिटी। यू का मतलब क्या था, यूनिट्स ऑफ यूटीआई। इक्विटी जान का मतलब क्या, इक्विटी का मतलब क्या था, दैट इज म्यूचुअल फंड यानी यू आर माय इक्विटी यानी म्यूचुअल फंड कौन से वाले, इक्विटी ओरिएंटेड वाले। समझ में आ रही है बात। उसके बाद में क्या था आपका, उसके बाद में था जान, जीरो कूपन बॉन्ड। अगर ये एसेट था, इस एसेट्स का अगर कोई ब्लॉक है तो इस एसेट्स का यदि कोई ब्लॉक है तो उसका होल्डिंग पीरियड कितना काउंट करते हैं अपन, 12 मंथ। यानी ट्रांसफर, ऐसे एसेट्स को ट्रांसफर करने से पहले यदि आपने 12 महीने से ज्यादा अपने पास में उसको होल्ड किया हुआ है तो बेटा जी वो क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म, नहीं तो क्या है आपका शॉर्ट टर्म। सेकेंड कैटेगरी में क्या था आपका, अनलिस्टेड शेयर्स। क्या था बेटा, अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड एंड बिल्डिंग। अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसमें हम क्या देखते थे, 24 मंथ। उसमें हम क्या देखते थे बेटा, 24 मंथ। यानी यह दो एसेट्स है, उसको यदि हमने ट्रांसफर किया उससे पहले अपने पास में 24 मंथ तक रखा है तब तो क्या है वो शॉर्ट टर्म, और उससे ज्यादा रखा है तो क्या है आपका लॉन्ग टर्म। और बाकी सारी एसेट्स को हमने थर्ड कैटेगरी में डाला था, और उसमें कितना था आपका 36 मंथ। कितना था आपका 36 मंथ। अप टू 36 मंथ होल्डिंग पीरियड में वो क्या था, शॉर्ट टर्म, उससे ज्यादा क्या था आपका लॉन्ग टर्म। इस तरह हमने एक कैलकुलेशंस देखी थी, इस तरह हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का हमने कैलकुलेशन देखा। उसके बाद में हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था हाउ टू, अच्छा, देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड, द एसेट्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड। तो इसमें सेक्शन 247 हमने देखा था। हाँ, ये चार्ट हमने नहीं देखा था, अभी हमने डिस्कस नहीं किया ये चार्ट। इसके बाद में हमने सेक्शन 247 देखा था कि कैपिटल एसेट्स मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर में क्या था आपका, उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, सेल, एक्सचेंज और रिलिंग्विशमेंट ऑफ द एसेट्स, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड, मैच्योरिटी ऑफ द रिडेम्पशन ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड। ये सारी बातें किसमें थी आपकी, ये सारी बातें ट्रांसफर में इंक्लूड करते थे। याद करो वो पुरानी बातें, याद करो वो आपकी हमारी बातें, वो पुरानी बातें, वो पुरानी दिलकश बातें जो आपने अपने दिल में बिठा के रखी है, उन्हीं को याद करना है आपको। और उसके बाद में हमने क्या डिसाइड किया था, उसके बाद में हमने आपका पॉइंट नंबर 6 और 7 था, इफ यू रिमेंबर। पॉइंट नंबर 6 और 7 लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड था, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, कि यदि मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी, यदि मैंने पार्ट परफॉर्मेंस में इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया है, इफ आई हैव टेकन द पोजीशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था, उसको ट्रांसफर माना जाता था। और यदि मैंने कोई मेंबरशिप ली और मेंबरशिप की वजह से मुझे किसी बिल्डिंग का एंजॉयमेंट राइट मिल रहा है, याद है ना वो थोड़ा सा मेंबरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेट्रा, तो उसको भी हम क्या मानते थे, ट्रांसफर मानते थे। और इंश्योरेंस क्लेम, यदि किसी इंश्योरेंस कंपनी से मुझे क्लेम मिल रहा है और कोई मेरा प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन हो गया, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गया है, उसके एवज मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, तो उस क्लेम को भी मैं क्या मानता था, ट्रांसफर मानता था। मैं ऐसा मानता कि वो मैंने अपनी एसेट्स को ट्रांसफर कर दी, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दी। होप यू रिमेंबर, इट्स अ फास्ट ट्रैक रिवीजन बेटा। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यस, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ट्रांसफर में कुछ चीजें इंक्लूड नहीं थी। यस, ट्रांसफर में कुछ चीजें इंक्लूड नहीं थी। पहला पॉइंट क्या था, एचयूएफ का पार्टीशन। दूसरा पॉइंट क्या था आपका, गिफ्ट विल इररिवोकेबल ट्रस्ट। और समझ में आ रही है बात। और एनी प्रॉपर्टी जो आपको मिला है किसमें, इनहेरिटेंस में, उत्तराधिकार के रूप में अगर आपको कोई संपत्ति मिली है तो उसको हम ट्रांसफर नहीं कहते हैं, उसको कोई ट्रांसफर नहीं कहते हैं। दादा मर गया, संपत्ति बाप को मिल गई, बाप मर गया, संपत्ति बेटे को मिल गई, अगर ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी आपको मिला है तो उसको ट्रांसफर नहीं कहते हैं बच्चा।
तो आपको समझ में आया। पहला और दूसरा पॉइंट तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। आज इसकी हम आगे बातें भी करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा और चौथा पॉइंट क्या था आपका, फिर रिमेंबर होल्डिंग। तीसरा पॉइंट क्या था आपका 100% होल्डिंग टू सब्सिडरी, और चौथा पॉइंट क्या था आपका सब्सिडी टू होल्डिंग। इसमें क्या था, रिसिपिएंट कंपनी क्या होनी चाहिए आपकी, रिसिपिएंट कंपनी क्या होनी चाहिए आपकी, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। और भी इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, इफ यू रिमेंबर कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे आपके पास में कि आपका हाँ जी 8 साल तक कुछ ना कुछ बातें आपको माननी थी। आपको समझ में आ रही है ना बात कि उसको होल्डिंग और सब्सिडी का रिलेशनशिप एडजस्ट होना चाहिए, और ट्रांसफरी कंपनी ने उसको स्टॉक एंड ट्रेड में ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। होप यू रिमेंबर, मैं सिर्फ रिकॉल कर रहा हूं। अच्छा, पांचवा और छठा पॉइंट क्या था, पांचवा पॉइंट था आपका अमलगमेशन का। एक कंपनी दूसरी कंपनी को अमलगमेशन में एसेट्स ट्रांसफर करती है, उसको ट्रांसफर नहीं माना जाता। अच्छा, छठा पॉइंट क्या था, जो शेयर होल्डर थे, छठा पॉइंट क्या था, जो शेयर होल्डर थे, अमलगमेटिंग कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे, अमलगमेटिंग कंपनी, यहां पे अगर मैं बात कहता हूं अमलगमेटिंग कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनको क्या मिल गया, उनको मिल गया था अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स। यानी पुरानी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनको नई कंपनी के शेयर्स मिल गए थे, तो ये भी ट्रांसफर में नहीं आता था। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका, डीमर्जर का यानी 7 पॉइंट और 8 पॉइंट। 7 पॉइंट था आपका डीमर्जर का, और 8 पॉइंट क्या था आपका, डीमर्जर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स का, डीमर्जर कंपनी के शेयर होल्डर का। याद करो, शायद ये बातें आपको याद होगी। 7वां पॉइंट मैंने आपको कटवा दिया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था, एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को बाहर, इंडिया से बाहर ट्रांसफर किया। क्या ट्रांसफर किया, बॉन्ड और जीडीआर। ये भी ट्रांसफर में इंक्लूड नहीं होता मेरे यार। होप यू अंडरस्टूड। और फिर हमने लास्ट में क्या चले थे, आर्ट म्यूजियम गैलरी घूमने गए थे। तो यानी एनी वर्क ऑफ आर्ट यदि आपने ट्रांसफर किया, एनी वर्क ऑफ आर्ट यदि किसको ट्रांसफर किया आपने, म्यूजियम को, और उस म्यूजियम में कौन कौन आता है, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, नेशनल म्यूजियम, अगर इन सबको आपने ट्रांसफर किया तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाता। अगर ट्रांसफर ही नहीं है तो उस पर कैपिटल गेन भी कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के समय सेक्शन 45(1) की बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए थी। अच्छा बेटा, उसके बाद हमने कहा था पॉइंट नंबर 11 हमारा क्या था, कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड, यानी एक सिक्योरिटी यदि दूसरी सिक्योरिटी में कन्वर्ट होती है, कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड, डिबेंचर सर्टिफिकेट इनटू शेयर्स, डिबेंचर ऑफ दैट कंपनी। समझ में आ रही बात, एक कंपनी के सिक्योरिटी, एक कंपनी की वन सिक्योरिटी उसी कंपनी की दूसरी सिक्योरिटी में कन्वर्ट होती है, तो उसको भी हम नहीं मानते। क्या नहीं मानते, ट्रांसफर नहीं मानते। उसके बाद में हमने क्या पॉइंट लिखा था बेटा, उसके बाद हमने लिखा था प्रेफरेंस शेयर्स का अलग से एक पॉइंट आ गया था कि अगर प्रेफरेंस टू इक्विटी में ट्रांसफर होता है तो उसको भी हम, प्रेफरेंस टू इक्विटी में ट्रांसफर होता है तो उसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानते। ये सारी बात हमने लिखी थी। फिर हम चले थे, आओ चले कंपनी की ओर। हमने पार्टनरशिप फॉर्म को कंपनी में कन्वर्ट किया था, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म की जो एसेट्स है वो सारी की सारी किसको ट्रांसफर हो जाती है, कंपनी को ट्रांसफर हो जाती है। और इस ट्रांसफर को भी हमने ट्रांसफर नहीं माना था, प्रोवाइडेड वी हैव सेटिस्फाइड फ्यू कंडीशंस। पहला कंडीशन था सारी एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए, सारे पार्टनर शेयर होल्डर बनने चाहिए, पार्टनरशिप का आपस का जो रेशियो, उसी रेशियो में वो शेयर होल्डर बनने चाहिए, और उनका टोटल शेयर होल्डिंग आपस का मिला के कितना होना चाहिए, 50% कम से कम होना चाहिए। ये सारी बातें हमने देखा था, ये सारी बातें हमने किया था। अच्छा, उसके बाद में प्रोप्राइटरशिप फॉर्म यदि कंपनी में कन्वर्ट होती है तो उसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानते हैं। होप यू रिमेंबर। अच्छा, उसके बाद में क्या था आपका, याद हो तो सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम। क्या था बेटा, सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम। अगर मैं सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम के तहत मैं एक अपनी सिक्योरिटी किसी और को देता हूं, अपनी सिक्योरिटी किसी और किसी पर्सन को ट्रांसफर करता हूं, हालांकि ये स्कीम फ्लॉप शो हो गई है, तो मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, उसके बाद में क्या आया था आपका, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। इफ यू रिमेंबर, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, वो बुजुर्ग आदमी, उसका कोई बच्चा नहीं, या नालायक बच्चा, उसका एक घर है, उसने वो घर, समझ में आ रहा है बात, उसने वो घर किसको दे दिया था, बैंक को दे दिया। बैंक उसको टुकड़े टुकड़े में पैसा देता रहता है, और उसके जाने के बाद में बैंक को पैसा उसके मकान से रिकवर करता है। रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, होप यू रिमेंबर। याद आया आपको? अच्छा, फिर क्या था आपका, रिडेम्पशन ऑफ सोवनियर गोल्ड बॉन्ड, और लास्ट में क्या था आपका, कंसोलिडेशन ऑफ म्यूचुअल फंड प्लान। दो म्यूचुअल फंड ए, म्यूचुअल फंड बी, दो अलग अलग प्लान के यूनिट्स आपके पास में है, और वो दोनों यूनिट मिल गए, अब ए बी हो गए, तो दोनों यूनिट के बदले में आपको एक नया यूनिट मिल गया, तो ये भी आपका ट्रांसफर नहीं माना जाता। इतनी सारी बातें हमने की थी, होप यू रिमेंबर। आपको याद होगा, नहीं याद है तो इसीलिए मैंने आपको आज रिकॉल करवाया है।
हो समझ में आया? उसके बाद हमने देखा था कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट किया जाता है, कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट किया जाता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है तो उसमें कोई गेन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होती है उसमें कोई गेन होता है तो क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसा था बेटा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बहुत सिंपल था यार, बहुत सिंपल, छोटा बच्चा भी कर ले, छोटा बच्चा भी कर ले, इतना सिंपल था। तो छोटा, हाँ, तो उसमें क्या था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से क्या लेस करते थे हम, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। तो हमारा क्या था, नेट वैल्यू आ जाती, नेट सेल प्रोसीड आ जाता, और उसमें से हमारा जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, यदि कुछ है तो उसको हम लेस करते तो हमारा ग्रॉस कैपिटल गेन आता। अच्छा, उसमें से एग्जम्पशन कुछ मिला हुआ है अपने को, यानी कि गवर्नमेंट का कहना हमने माना और सेक्शन 54 के अंदर हमने उसका क्या किया, इन्वेस्ट किया। सेक्शन 54 के अंदर उसको हमने क्या किया बेटा, इन्वेस्ट किया। तो वो इन्वेस्टमेंट जो हमने किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट ने हमारी पीठ से तपाई कि भैया तूने बहुत अच्छा काम किया और हमको क्या दे दिया, एग्जम्पशन दे दिया। तो उस ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो आपका ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, उसमें से क्या मिल जाएगा आपको, एग्जम्पशन मिल जाएगा। फिर आपका आ जाता टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, होप यू रिमेंबर। और इसमें एक पॉइंट भी था एसटीटी का, कि एसटीटी यदि आप सिक्योरिटी सेल और परचेज करते हैं तो परचेज करते समय भी एसटीटी देना पड़ता है और सेल करते समय भी एसटीटी देना पड़ता है, लेकिन इसका कुछ भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। एसटीटी को साइड में रखने का, उसको छूने तक का नहीं। अच्छा, फिर लॉन्ग टर्म एक मजेदार कॉन्सेप्ट आया था। लॉन्ग टर्म में एक मजेदार कॉन्सेप्ट आया था। क्या कॉन्सेप्ट था आपका, इंडेक्स कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट था। मैंने 50 साल पहले कोई एसेट्स लिया था, उसको आज मैं सेल आउट कर रहा हूं, तो जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स में लेस करूंगा वो मैं आज की वैल्यू निकालूंगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स में जो सेल करूंगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो मैं लेस करूंगा वो मैं क्या निकालूंगा, आज की वैल्यू निकालूंगा। ये भी मैंने देखा था। तो और इसमें इंडेक्स कॉस्ट की बात करी थी हमने, इंडेक्स कॉस्ट की बात करी थी और एक डिटेल डिस्कशन किया था। इंडेक्सेशन क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया था। कितना रुपया, पुराना रुपया आज के कितने रुपए के बराबर है, ये हमने डिस्कस किया था। और इसमें हमने बात किया था 2001-2 का बेस इंडेक्स हमने लिया था 100, और इसके साथ में मैंने 2019-20 का मैंने आपको लिखवा दिया था। 2019-20 को मैंने आपको लिखवाया था 289 कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। 2019-20 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है, 289, और आपका बेस ईयर कितना है, 2001-2, उसका इंडेक्सेशन कितना है, 100। यहां तक की सारी बातें हमारी हो चुकी थी और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, आइए जरा उन क्वेश्चंस की बात करें। मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस आपको दिए थे, तो क्वेश्चंस मैंने दिए थे, समझ में आया? तो अभी तक जो हमने किया उसको मैंने 10-15 मिनट में आपके सामने रिवाइज किया है, आपका एक शॉर्ट रिकॉल किया है मैंने, होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, क्वेश्चंस मैंने कौन कौन से दिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 शायद मैंने कर लिया था, क्वेश्चन 7 मैंने आपको दिया था। मिस्टर जे परचेज ए प्लॉट ऑफ लैंड इन दिल्ली, कितने में परचेज किया था उन्होंने, 5 लाख में परचेज किया था। ये मैंने क्वेश्चन दिया था, जरा देखें आपके पास में सॉल्यूशंस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, आप अपना सॉल्यूशन चेक करें, ये सॉल्यूशन आपके पास बनता है या नहीं बनता है। दिस इज योर सॉल्यूशन, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने आपको दिया था, This is solution of question number 8. ओके। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि भैया मैं जब भी कोई क्वेश्चंस करता हूं तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ इंप्रूवमेंट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, टैक्सेबिलिटी, इंडेक्स वैल्यू और डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर। ये क्या है, ये भी हमने डिस्कस नहीं किया। ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आपको बोला था कि अगर कोई एसेट्स 2001-2 से पहले ले रखी है, आज की क्लास को हम यहाँ से शुरू करते हैं। अगर कोई एसेट्स आपने 2001-2 से पहले ले रखी है तो ऐसी कंडीशन में उसका इंडेक्सेशन कैसे किया जाएगा, ऐसी कंडीशन में उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूं। सपोज कीजिएगा आपने कोई एसेट्स, मैं एक लैंड, बिल्डिंग की ही बात करता हूं। चलिए, आपने एक बिल्डिंग परचेज किया हुआ है,
आपने एक बिल्डिंग परचेस किया बेटा, और आपने बिल्डिंग परचेस किया, कब परचेस किया आपने परचेस किया 1 अप्रैल एंड 1995। 1 अप्रैल 1995 को आपने एक बिल्डिंग परचेस किया, और वो जो बिल्डिंग परचेस किया आपने, उस समय बिल्डिंग परचेस किया आपने 20 लाख में। ओहो, तो 20,000 नहीं बेटा, उस समय आपने परचेस किया 20 लाख में आपने परचेस किया। समझ में आया? ओके। अब आपने क्या किया, अब अच्छा, उस समय का इंडेक्स वैल्यू अपने को नहीं पता, उस समय का इंडेक्स वैल्यू अपने को नहीं पता, तो आपने क्या किया, तो अपने को इंडेक्स वैल्यू, जो इंडेक्स वैल्यू कौन सी ईयर का पता है, इंडेक्स वैल्यू तो अपने को 2001-2 का पता है, इंडेक्स वैल्यू तो अपने को 2001-2 का पता है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये 2001-2 शुरू कब होता है सर? ये तो 1 अप्रैल को शुरू होता है, ये तो 1 अप्रैल 2001 को शुरू हो जाता है। चलिए साहब, क्वेश्चन में आपको ये भी दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2001 को इसका जो मार्केट वैल्यू था, इसका जो ये जो आपने हाउस परचेस किया, जो बिल्डिंग परचेस किया, इसका जो मार्केट वैल्यू था, वो मार्केट वैल्यू था साहब आपका, दैट इज वो मार्केट वैल्यू बढ़ के हो गया था 60 लाख। वो मार्केट वैल्यू कितना हो गया था? बढ़ के 60 लाख। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, डोंट वरी। हाँ जी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ, डोंट वरी। ओके साहब, उसके बाद में क्या किया आपने, उस बिल्डिंग को क्या किया, उस बिल्डिंग को सेल किया, उस बिल्डिंग को आपने क्या किया, उस बिल्डिंग को आपने सेल कर दिया है। और बिल्डिंग को आपने सेल किया कितने में? बिल्डिंग को कब सेल किया आपने बिल्डिंग को सेल किया है, दैट इज द 1/10/2019। आपने बिल्डिंग को 1/10/2019 में सेल किया, और सेल कितने में किया आपने सेल किया है इसको, दैट इज 250 लाख में, 250 लाख में, यानी 2,50,00,000 में उसको आपने क्या किया? सेल किया। समझ में आ रहा है जी? बिल्कुल समझ में आ रहा। अच्छा, तो सबसे पहले हम कोई भी कैपिटल गेन का क्वेश्चन करते हैं, बेटा, तो उसमें सबसे पहले क्या चेक करते हैं? सबसे पहले हम चेक करते हैं कि वो एसेट्स कौन सी बिरादरी की है, 12 महीने की है, 24 महीने की है, 36 महीने की है। तो ये एसेट्स कौन सी है भैया? ये एसेट्स है आपकी बिल्डिंग। ये एसेट्स क्या है आपकी? बिल्डिंग कौन सी बिरादरी से रिलेटेड है भैया? 24 महीने की बिरादरी से। यानी अगर इसका होल्डिंग पीरियड 24 महीने से ज्यादा है तब तो लॉन्ग टर्म है, और उससे कम है तो शॉर्ट टर्म है। होल्डिंग पीरियड कहां से देखेंगे? 1/4/95 से लेके, यानी आपका फर्स्ट आपने कब एक्वायर किया? 1/4/1995 से लेके डेट ऑफ ट्रांसफर कितना आपका? 1/10/2019। बाप रे बाप, बहुत ज्यादा, 20 साल से भी ज्यादा है। तो 24 मंथ से क्या है? ये ज्यादा है, मोर देन 24 मंथ है। ठीक है ना? बिल्डिंग का होल्डिंग पीरियड कितना आपका? मोर देन 20। हाँ जी, तो योर होल्डिंग पीरियड कितना है जी आपका? दैट इज मोर देन कितना मंथ? 24 मंथ, मोर देन 24 मंथ। दैट्स वाई ये एसेट्स कौन सी है आपकी? लॉन्ग टर्म एसेट्स है। कैसी एसेट्स है ये आपकी? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आ रहा है ये बात? होल्डिंग पीरियड कितना है आपका? होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 24 मंथ्स, सो इट इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। क्लियर? ऑल क्लियर? हाँ जी। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ता है ये एसेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। चलिए, ये चेक करने के बाद में हम क्या देखेंगे? अब यहाँ पे बड़ा सुंदर सा बात है, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे कंपनी ने क्या बोला है, कंपनी यानी इनकम टैक्स वालों ने क्या बोला है। तो देखिए, हम सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं। सेल प्रोसीड कितना है हमारा? सेल प्रोसीड कितना है आपका? 250 लाख। कितना है आपका? 250 लाख है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सा है? अगर मैं बात कहता हूं डेट ऑफ एक्विजिशन, तो मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सा? 1/4/1995। ये आपका डेट ऑफ एक्विजिशन है। समझ में आ रहा है? ये सो डेट ऑफ एक्विजिशन मेरा क्या हो गया? 1/4/1995 हो गया। और डेट ऑफ ट्रांसफर क्या होगा बेटा? डेट ऑफ ट्रांसफर होगा आपका 1/10/2019। तो डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ ट्रांसफर, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? 24 महीने से ज्यादा है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। ओके, अब जरा सिंपल सी बात करें, सेल्स प्रोसीड में से मैं क्या लेस करूंगा? मैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। क्या कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर है क्या आपका? नहीं साहब, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर नहीं है। तो ये का ये मैटर आपके पास में आ जाएगा। तो आपका नेट सेल प्रोसीड भी क्या रहा आपका? नेट सेल प्रोसीड कितना रहा आपके पास में? नेट सेल प्रोसीड आपके पास में उतना ही रहा, दैट इज 250। अब यहाँ पे हमें लेस करना है इंडेक्स कॉस्ट। लेस क्या करना है?
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है कि आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपॉन इंडेक्स वैल्यू ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स वैल्यू ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन, यही चाहिए होता है आपको। अच्छा साहब, और उसको आप मल्टीप्लाई क्या करते हो? किससे करते हो? मल्टीप्लाई करते हो इंडेक्स वैल्यू ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, यही करते हैं साहब हम, बिल्कुल साहब यही करते हैं। आइए जरा चले, मेरा अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखता हूं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरा दिया हुआ है 20 लाख। कितना दिया हुआ है? 20 लाख। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 20 लाख, मैं यहां पे क्या लिख देता हूं? 20 लाख डिवाइडेड बाय इंडेक्स वैल्यू ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। अब आप मुझे बताइए, इंडेक्स वैल्यू ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन, आपका इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है, आपका जो इंडेक्सेशन का जो बेस ईयर है, वो कहां से शुरू हो रहा है? वो 2001-2 से शुरू हो रहा है। कहां से शुरू हो रहा है? वो 2001-2 से शुरू हो रहा है। यानी इससे, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इससे पहले का इंडेक्सेशन वैल्यू हमारे पास में है ही नहीं। इससे पहले का इंडेक्सेशन वैल्यू हमारे पास में है ही नहीं साहब, इससे पहले का इंडेक्सेशन वैल्यू हमारे पास में है ही नहीं। तो अब जब ये चीज है ही नहीं, तो ये चीज मैं यहां पे ले ही नहीं सकता। मेरे पास में लेटेस्ट इंडेक्स वैल्यू कौन सा है साहब? मेरे पास में लेटेस्ट इंडेक्स वैल्यू कौन सा है? मेरे पास में लेटेस्ट इंडेक्स वैल्यू अगर मैं बात कहूं यहां पे, तो 2001-2 का है। समझ में आ रही है बात? 2001-2 का है। तो यहां पे मैं इंडेक्स वैल्यू, मतलब लेटेस्ट, यानी लेटेस्ट जो अवेलेबिलिटी है, मेरा लास्ट जो अवेलेबिलिटी है, यानी जहां से मेरी इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है, वो कौन से ईयर से स्टार्ट होती है? 2001-2 से स्टार्ट होती है। तो उसका इंडेक्स वैल्यू कितना है? 100। वो मैं यहां पे लिख सकता हूं, मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और गवर्नमेंट ने बोला है हाँ ठीक है, अगर आपने सपोज कीजिएगा, अगर आपने क्या किया है 2001-2 से पहले, आपने 2001-2 से पहले यदि आपने कोई एसेट्स लिया है, तो इंडेक्सेशन के लिए कौन सा इंडेक्स काम आएगा? इंडेक्सेशन के लिए कौन सा इंडेक्स काम आएगा? इंडेक्सेशन के लिए इंडेक्स जो काम आएगा वो 2001-2 का ही इंडेक्स काम आएगा, क्योंकि उससे पहले का इंडेक्स हमको नहीं पता। उससे पहले का इंडेक्स हमने एबोलिश कर दिया, पहले था उसको हमने मिटा दिया, चेंज कर दिया। सब बात तो अब अगर मैं यहां पे बात कहूं, तो अब यहां पे क्या है? ये जो 20 लाख की वैल्यू है, ये 20 लाख की वैल्यू कौन से ईयर की है? ये 20 लाख की वैल्यू तो कौन सी ईयर की है साहब? तो अब यहां पे मजेदार बात क्या है, आपका कॉस्ट जो है वह कॉस्ट कौन सी ईयर की है? कॉस्ट है आपका, अगर मैं बात कहूं 95-96 वाले ईयर की है, 95-96 वाले ईयर की है। और इंडेक्स वैल्यू जो है आपका, इंडेक्स वैल्यू जो आईवी है वो है आपका 2001-2002 का। ये थोड़ा यहां पे मिसमैच हो रहा है, तो फिर हमने गवर्नमेंट से बोला ये तो साहब नाइंसाफी है, हम इंडेक्स वैल्यू तो ले रहे हैं 2001-2 की और कॉस्ट ले रहे हैं हम 95 की, ये तो नाइंसाफी है साहब। तो गवर्नमेंट ने हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन दिया, गवर्नमेंट ने कहा चलो नाइंसाफी है ना, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं। अगर कोई भी एसेट्स 1 अप्रैल 2001 से पहले आपने ली है, अगर कोई भी एसेट्स 1 अप्रैल 2001 से पहले आपने ली है, तो ऐसी कंडीशन में उस एसेट्स का यदि आपको इंडेक्सेशन करना है, तो इन सच कंडीशन आपको क्या करना पड़ेगा? आप चाहें तो कॉस्ट की जगह, आप चाहें तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह, आप चाहें तो ये जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह आप क्या ले सकते हैं? फेयर मार्केट वैल्यू as on 1st April 2001, फेयर मार्केट वैल्यू as on 1st April 2001, ये आप ले सकते हैं। किसने बोला? गवर्नमेंट ने बोला। वापस कहते हैं गवर्नमेंट ने क्या बोला? अगर कोई एसेट्स 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज की हुई है, तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट ने बोला कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप क्या ले सकते हो? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह पर आप फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कौन सा डेट रे? एज ऑन डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ 2001-2, यानी कि 1 अप्रैल 2001। समझ में आ गया? तो अब बताओ,
हम ये कब लेंगे? हम ये तब लेंगे जब हमारा यहाँ का कॉस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। कॉस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट होगा उसी से हमको बेनिफिट है। ज़्यादा कॉस्ट को लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा कॉस्ट को लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, कम आएगा। हमारा प्रॉफिट क्या आएगा बेटा, कम आएगा। तो ये हम कब ले सकते हैं, जब हमारा, तो इसमें हमें एक ध्यान रखना है कि अगर आपका इंडेक्सेशन वैल्यू तो आपका क्या रहेगा, आईवी तो आपका ईयर ऑफ एक्विजिशन का तो रहेगा नहीं, तो आईवी किसका रहेगा यहाँ पे, आईवी ऑफ आपका कौन सी ईयर का रहेगा, ईयर ऑफ 2001-2 का, ईयर ऑफ 2001-2 का आईवी रहेगा यहाँ पे, तो वो तो फिक्स है। अब कॉस्ट की जगह आप क्या लिख सकते हो, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। इन दोनों में कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, इसको कंपेयर करो, और विच एवर इज हाई, जो भी दोनों में से हाई है उसको हम ले लेंगे। समझ में आया सा? तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर सपोज कीजिएगा आपने एसेट्स 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर किया है, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास में ये ऑप्शन रहता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह पे आप क्या ले सकते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 ले सकते हैं। होप यू क्लियर। अच्छा, तो कंक्लूजन क्या है, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, विच एवर इज हायर वो हम ले लेंगे, उससे हम क्या कर लेंगे, इंडेक्सेशन कर लेंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात कहता हूँ, तो यहाँ पे अब देखिए, समझिए आप यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ तो कॉस्ट कितनी है, 20 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 60 लाख, तो कितना लेना चाहिए मेरे को, 60 लाख लेना चाहिए। 60 लाख डिवाइडेड बाय क्या करूंगा अब मैं, हाँ जी, इंडेक्स वैल्यू तो आपका कौन सा आएगा, इंडेक्स वैल्यू तो आपका वही आएगा, कौन सा आएगा आपका 2001-2 का आएगा, मल्टीप्लाइड बाय क्या करूंगा मैं आपका 289 कौन सा इंडेक्स वैल्यू है बताओ, हाँ जी, ईयर ऑफ ट्रांसफर का इंडेक्स वैल्यू कितना है, 289 है। तो ये कितना आया मेरा, दिस इज 173, ये कितना आया मेरा 173। तो मुझे 250 में से मैं कितना लेस करूंगा, 173 लेस करूंगा, तो 250 में से 173 लेस करते हैं तो कितना आता है, 76.6 आता है। कितना आता है बेटा, 76.6 आता है। तो अगर मेरा कंक्लूजन क्या हो गया, अगर मैंने कोई भी एसेट्स क्या की है 1/4/2001 से पहले ली है, तो मेरे पास में ऑप्शंस क्या रहेंगे, मेरे पास में ऑप्शंस रहेंगे बेटा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या रहेगा, एसएससी हैज द ऑप्शन टू टेक आइदर ऑफ क्या, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2001। समझ में आ रही है बात, एज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। समझ में आ गई चीज। Since SSC has an option, SSC must choose higher of these two, यानी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से जो भी ज्यादा है उसको हम ले लेंगे, समझ में आ गई ये चीज, क्लियर। अच्छा, अब सपोज कीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले आपने कोई इंप्रूवमेंट कॉस्ट की है, बेटा उसका कुछ भी नहीं होगा, उसको कुछ भी कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड बिफोर 1/4/2001 हैज टू बी इग्नोर्ड इन एवरी केस। उसका कॉस्ट समझ में आ रही, उसके यस 1/4/2001 के बाद में यदि आपने कोई इंप्रूवमेंट कॉस्ट किया है तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा, उसका तो इंडेक्सेशन होगा, सब कुछ होगा, जो नॉर्मल है वो होगा। लेकिन अगर 1/4/2001 से पहले आपने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लगाया है तो उसका किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया आपको? तो अगेन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने लिया। आपको आज जो आपको क्वेश्चन करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है साहब। They purchased a land on 8/4/1995 for ₹75,000 and constructed one floor on this land at the cost of ₹2 lakh on 1/1/1999. On 1/4/2001, the fair market value of the house has been इतना
ही कंस्ट्रक्टेड एडिशनल हाउस, इतना, ये सारी बातें आपको दे रखी है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको करना है। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा और इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं आपको कल इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो एक छोटा सा पॉइंट हमने किया कि अगर हमने कोई भी एसेट्स 1/4/2001 से पहले परचेज की हुई है तो हमारे पास में एक ऑप्शन रहता है कि उस दिन का कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज़ हायर, वो हम लेंगे भाई। और इंडेक्स वैल्यू क्या होगा आपका 2001-2 का ही इंडेक्स वैल्यू रहेगा। चलिए, थैंक यू।